गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास 12 की पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अभी अपने साथ कॉपी पेन सारी जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए आप सब लेकर बैठे होंगे। और क्लास आज की शुरू करने से पहले आपको आने वाले पूरे साल की जिम्मेदारी को समझना है और जो भी पढ़ाया जाएगा आपको उसको बड़े ध्यान से समझना है और आज के आज ही उसको कंप्लीट कर लेना है। ओके, तो चलिए, मैं अभिषेक परमार आपको आज फिजिक्स की पहली क्लास में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं और आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आप सभी ने वोट किया है कि आज हम लोग अपनी पहली क्लास जो शुरू करेंगे फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1। ओके, तो चलिए सबसे पहले अच्छा हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दें, इसको हम कहते हैं स्थिर विद्युत। ओके, तो चलिए सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड है इसका क्या मतलब होता है और इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है। तो ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक जो ये वर्ड दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में दो वर्ड से बना है। एक है आपका स्टैटिक और एक है आपका इलेक्ट्रिसिटी। इन्हीं को हम एक साथ कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टैटिक चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिक का हिंदी में मतलब होता है स्थिर और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है विद्युत। तो हम स्थिर विद्युत के बारे में जिस ब्रांच के अंदर फिजिक्स में पढ़ाई करते हैं, जिस शाखा के अंदर इसकी पढ़ाई करते हैं, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो अब अगर हमको चैप्टर में आगे बढ़ना है तो हमको सबसे पहले इन दो वर्ड्स को पूरी तरीके से क्लियर करना होगा, जिसमें से जो ये वाला वर्ड है स्टैटिक मतलब स्थिर मतलब रुकी हुई चीज, तो ये हमको पता है। अब जो ये वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी, हमको इसको क्लियर करना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो चलिए, जैसे ही ये वर्ड इलेक्ट्रिसिटी हमारे दिमाग में आता है तो हमारे मन में लाइट, बल्ब, फैन, करंट, ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में आने लगती हैं, क्योंकि हम लोग जनरली उसी को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बट फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है एक एनर्जी, एन एनर्जी। अब ये कौन सी एनर्जी है? एनर्जी का मतलब हो गया ऊर्जा। तो ये कौन सी एनर्जी है, या इसी को हम फिजिक्स में एनर्जी और अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी भी कहते हैं। यस, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, ये एक प्रकार की एनर्जी है या एक प्रकार की प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी? तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में अपने से लाइटर बॉडीज को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी आ जाती है तो हम कहते हैं कि उसके पास इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी इज एन एनर्जी और अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ बॉडी गेट्स कैपेबिलिटी टू अट्रैक्ट द अदर लाइटर बॉडीज। मतलब अपने से हल्की वस्तुओं को अगर अपनी तरफ आकर्षित करने का किसी वस्तु में अगर गुण आ जाए तो उसके इसी गुण को या उसकी इसी ऊर्जा को हम कहते हैं विद्युत। यस, मतलब अट्रैक्ट करने की जो कैपेबिलिटी होती है इसी को कहा गया है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो सबसे पहले हमने वर्ड डिफाइन किया कि ये एक अट्रैक्ट करने वाली प्रॉपर्टी होती है अपने से लाइटर बॉडीज को। ओके, अपने से लाइटर हर बॉडीज को। अब सवाल ये उठता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी होती कहाँ है? हमारे पास तो है नहीं, या हम जनरली जिन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं उनके पास तो ये होती नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी नाम की जो ये प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम डील करने जा रहे हैं इस चैप्टर में, ये किसके पास होती है? तो ये जो प्रॉपर्टी है आपकी इलेक्ट्रिसिटी, ये प्रॉपर्टी होती है चार्ज के पास। किसके पास? चार्ज के पास, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आवेशों के पास ये गुण होता है। ओके, तो अब हमारा पूरा फोकस हो जाएगा किसके ऊपर? चार्ज के पास, चार्ज के ऊपर। तो अब से आप ये याद रखेंगे कि अगर हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी तो हम इनडायरेक्टली बात कर रहे होते हैं चार्जेस के बारे में।
क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिसिटी ये चार्जेस के पास ही होती है। ओके, तो अब सवाल उठता है कि ये चार्ज क्या है। ओके, सो अब चार्ज क्या होता है हम ये समझते हैं। तो चार्ज को समझने के लिए हमको 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी में 17th 19th सेंचुरी के बीच की बात है, एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं है, बुक्स में मेंशन नहीं होता है एग्जैक्टली। ये जो चार्ज वर्ड या जो चार्ज का जो कॉन्सेप्ट आया है ये 18th सेंचुरी में आया था, और इसके पीछे जिस साइंटिस्ट का नाम इन्वॉल्व है वो है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने ग्लास की रॉड को एबोनाइट के ऊपर रब किया था। तो उन्होंने देखा था कि जब ग्लास की रॉड को हम एबोनाइट के ऊपर जब रब करते हैं तो दोनों बॉडीज में अपने से लाइटर बॉडीज को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप पेन को या स्केल को या फाइबर की किसी चीज को अपने सूखे बाल में रगड़ें और कागज के पास लेकर के जाएं, यानी स्मॉल पेपर पीसेस के पास लेकर के जाएं, तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये जो अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है इसी को उन्होंने चार्ज कहा था। ओके, तो अब ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे इन्होंने ग्लास रॉड को एबोनाइट से रब किया था। तो ग्लास रॉड और एबोनाइट की रॉड दोनों में अपने से लाइटर बॉडीज को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ गई थी। तो उन्होंने ग्लास रॉड के ऊपर जो ये प्रॉपर्टी आई थी उसको उन्होंने कहा पॉजिटिव चार्ज। एग्जैक्टली उन्होंने इसको वेट्रस चार्ज कहा था, जिसको बाद में पॉजिटिव चार्ज कहा गया। और एबोनाइट के ऊपर जो चार्ज आया उसको कहा गया नेगेटिव चार्ज, जिसको हम रेजिनस चार्ज भी कहते हैं। रेजिनस चार्ज, विट्रस चार्ज और रेजिनस चार्ज। अब तभी से ये ट्रेडिशन शुरू हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का। एग्जैक्टली पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड के ऊपर आए चार्ज को कहा गया था, और नेगेटिव चार्ज एबोनाइट की रॉड के ऊपर जो चार्ज आया था उसे कहा गया था। इसके पीछे का थ्योरी क्या था ये तो बाद में क्लियर हुआ, लेकिन ये ट्रेडिशन आज भी चला आ रहा है। मतलब आज अगर हम किसी भी बॉडी को कहते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब है ये वही चार्ज है जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब ग्लास रॉड को एबोनाइट से रब किया था तो ग्लास के ऊपर आया था। और अगर हम किसी को कहते हैं कि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये वही चार्ज है जो एबोनाइट की रॉड के ऊपर आया था। ओके, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट हुआ। ये वर्ड कहां से आया पॉजिटिव और नेगेटिव, हमने उसको देखा, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। ओके, अब सवाल ये उठता है कि पॉजिटिव चार्ज अगर ग्लास रॉड के ऊपर आया तो पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है, और एबोनाइट की रॉड पर अगर नेगेटिव चार्ज आया तो नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है। अब इस वर्ड को डिफाइन करना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब होता है, मतलब धन और ऋण आवेश का क्या मतलब होता है। ओके, तो चलिए इसके लिए हमको क्लास 11 के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हमने क्लास 11 में पढ़ा है एटम। हमने पढ़ा है कि एटम का जो न्यूक्लियाई होता है उस न्यूक्लियाई में प्रोटॉन्स होते हैं प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं, और एटम के बाहर मतलब न्यूक्लियस के बाहर जो सेल्स होते हैं इनमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब जनरली हम जो हमने पढ़ाई की है अभी तक क्लास 11 तक, तो हमको पता है कि प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट या उनके कॉन्सेप्ट देने के बहुत बाद की बात है। ठीक है, ये आपका आप समझ लीजिए कि इट इज नियर अबाउट 19th सेंचुरी जब शुरू हुई थी, ये तब की बात है। तो न्यूक्लियाई में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है, आपको पता है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन के पास होते हैं नेगेटिव चार्ज। ओके, ये हमारा जनरल इंफॉर्मेशन है किसी एटम का। अब हमने ये भी पढ़ा है
कि किसी भी एटम में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एटम में जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है वो इक्वल होता है टोटल नेगेटिव चार्ज के। तो और अगर टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल होता है, इसका मतलब एटम के ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा, 0। यही कारण है कि एक जो एटम होता है ये हमेशा न्यूट्रल होता है, जबकि एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होते हैं और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका जो सम होगा या जो ओवरऑल चार्ज होगा वो एटम पर कितना हो जाएगा, 0। ओके, चलिए अब हम कंसीडर करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, और हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बी। मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट ए के एटम में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10 प्रोटॉन्स हैं, दोनों बराबर हैं, जिसके ऊपर चार्ज कितना हो गया, 0। और जो ऑब्जेक्ट बी है इसके एटम में 15 इलेक्ट्रॉन है और 15 प्रोटॉन है, तो इसके ऊपर भी चार्ज कितना हो गया, 0। अब हमने ए और बी इन दोनों को आपस में क्या किया, रब्ड, मतलब इनको आपस में रगड़ा या इनके बीच में फ्रिक्शन कराया। और फ्रिक्शन कराया तो हमने ये देखा कि जो ऑब्जेक्ट ए है उसके इलेक्ट्रॉन निकलकर बी में चले गए। पूरे इलेक्ट्रॉन ने, कुछ जो आउटरमोस्ट सेल में थे, क्योंकि रब करने से कुछ एनर्जी इवॉल्व होती है, उस एनर्जी को गेन करके एटम ऑब्जेक्ट ए के एटम में से इलेक्ट्रॉन जो है निकल करके बी में चले गए। मान लेते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां चले गए, बी में। तो अगर अब ए में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 7 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन क्योंकि न्यूक्लियस में होते हैं तो उनका नंबर वही रहेगा जितना पहले था, तो 10। तो अभी क्या इक्वल हुआ, नहीं, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए और प्रोटॉन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गए। तो अब इसके ऊपर ओवरऑल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली 3 इलेक्ट्रॉन जो निकले थे वो कहां गए, बी पे। तो बी के पास अब ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18। और प्रोटॉन के पास, प्रोटॉन अभी भी कितने रहेंगे, 15। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये इक्वल नहीं है, तो ओवरऑल यहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया बी पर। तो इन दिस वे ए पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, बी पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। और एग्जैक्टली यही हुआ था बेंजामिन फ्रैंकलिन के केस में। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब ग्लास रॉड को एबोनाइट की रॉड से रब किया था तो ग्लास रॉड के जो एटम थे उनमें से इलेक्ट्रॉन जो है निकल करके किसमें चला गया, एबोनाइट की रॉड में। तो एबोनाइट के ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ग्लास रॉड के एटम के पास जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे हर एटम्स में वो कम हो गए, तो उसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो यहीं से बना कॉन्सेप्ट। ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से चार्ज आया था, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन को नहीं पता था। उन्होंने ये टर्मिनोलॉजी दी थी कि भाई ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एबोनाइट के ऊपर नेगेटिव चार्ज। उन्होंने ये टर्मिनोलॉजी डेवलप की थी, जो कि बाद में जब इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी आई, जब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चला कि ऑब्जेक्ट्स और द सब्सटेंसेस आर कंसिस्ट ऑफ एटम्स, जब ये पता चला तब ये बात क्लियर हुई कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से ही किसी के पास चार्ज आता है, और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज। ओके, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए अपन अब सरल शब्दों में समझते हैं। तो चार्ज, जो ये वर्ड है चार्ज मतलब आवेश, ये एक्चुअल में एटम में से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से आता है। जिस भी ऑब्जेक्ट के एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उसमें प्रोटॉन बढ़ने की वजह से उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन मूव करके जिस ऑब्जेक्ट में जाते हैं उसके एटम में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज हो जाने की वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो फाइनली अगर अब हम कहते हैं कि अगर हम इस पेन के पास पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब है इस पेन के अंदर जो एटम्स हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं, तो प्रोटॉन बढ़ गए हैं, ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव हो गया है। और अगर ऐसे ही हम ये कहते हैं कि इस मार्कर के पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब किसी आउटसोर्स से इसके एटम में इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, जिसकी वजह से इसके एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए हैं,
विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन्स, दैट इज वाई इसके ऊपर ओवरऑल क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो चार्ज है ये आता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज। ओके, तो अब आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो हमने देखा कि चार्ज क्या होता है और ये चार्ज कैसे डेवलप होता है। तो चार्ज डेवलप होने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना जरूरी है। अब इलेक्ट्रॉन के पास ये नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर जो ये पॉजिटिव चार्ज होता है। एक्चुअल में ये जो चार्ज है ये है कैपेबिलिटी टू अट्रैक्ट लाइटर बॉडीज। अब प्रोटॉन के पास जो कैपेबिलिटीज थी उसको बोला गया पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के पास जो कैपेबिलिटी थी उसको बोला गया नेगेटिव चार्ज। तो ये टर्मोलॉजी है, आप इसको ध्यान में रखें। ओके, है दोनों का मतलब है सेम, दोनों अपने से लाइटर बॉडीज को अट्रैक्ट कर लेती है। मतलब चार्ज जिसके पास हो वो अपने से लाइटर बॉडीज को अट्रैक्ट करता है, लेकिन अगर वो प्रोटॉन की वजह से है तो दैट इज पॉजिटिव, और अगर वो इलेक्ट्रॉन की वजह से है तो दैट इज नेगेटिव। समझ में आया? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज पढ़ लिए तो अब हमको कुछ और बातों को ध्यान से समझना होगा। इसमें से हम फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कार्य फलन, ये क्या चीज होती है? देखिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन वाले अगर हम एक्सपेरिमेंट को देखें तो उसमें हुआ ये था कि जब उन्होंने ग्लास की रॉड को एबोनाइट की रॉड में से रब किया तो एक के पास पॉजिटिव, दूसरे के पास नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज किसके पास आया? ग्लास रॉड के पास। तो ये जो ग्लास रॉड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब हुआ कि ग्लास रॉड के एटम्स जो थे वो मूव हो गए एबोनाइट की रॉड में। एबोनाइट की रॉड के इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड में क्यों मूव नहीं हुए? इस एक्सपेरिमेंट को अगर आज भी अगर आप करेंगे ग्लास रॉड को एबोनाइट के साथ रब करने का, तो आज भी ग्लास रॉड के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज आएगा और एबोनाइट के ऊपर नेगेटिव ही आएगा। ऐसा क्यों? तो उसके पीछे रीजन है वर्क फंक्शन का। वर्क फंक्शन का मतलब होता है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मतलब अगर हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके सरफेस पे बहुत सारे एटम्स हैं और इन एटम्स के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी लगेगी उसी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट, जनरली हम ये जो वर्क फंक्शन वर्ड है ये आजकल हम मॉडर्न फिजिक्स में मेटल्स के लिए यूज करते हैं, बट आप एशियन फिजिक्स की बात करेंगे तो ये वर्क फंक्शन सभी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लागू होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। ओके, अब ये जो वर्क फंक्शन है इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, ये इसका सिंबल है। तो अब जैसे कि हमने कहा कि भाई एबोनाइट की रॉड को जब ग्लास रॉड से रब किया गया तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से निकले होंगे? ग्लास रॉड से। एबोनाइट से क्यों नहीं निकले? तो उसका रीजन है कि ग्लास रॉड का वर्क फंक्शन एबोनाइट की रॉड के वर्क फंक्शन से कम था या कम होता है। यही कारण है कि जब हमने ग्लास रॉड को एबोनाइट से रब किया, रब करने से फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन से इवॉल्व हुई एनर्जी। अब वो एनर्जी एबोनाइट की रॉड को भी मिली और वो एनर्जी ग्लास रॉड को भी मिली। अब ग्लास रॉड के सरफेस पे जो एटम थे उन्होंने उस एनर्जी को गेन करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया क्योंकि उनका वर्क फंक्शन कम था। तो इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? एबोनाइट की रॉड पे। तो ऐसे ही अगर आप किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हो और एक के पास पॉजिटिव और दूसरे के पास नेगेटिव आया तो इसका मतलब है पॉजिटिव वाले का वर्क फंक्शन कम है और नेगेटिव वाले का वर्क फंक्शन ज्यादा है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन, और इसका चार्ज डेवलपमेंट में यानी किस ऑब्जेक्ट पे चार्ज आएगा पॉजिटिव या किस पर आएगा नेगेटिव, उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, और हर एक ऑब्जेक्ट का वर्क फंक्शन फिक्स्ड होता है कि मिनिमम कितनी एनर्जी उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए लगेगी। ओके, तो
आपको चार्ज यानी कि आवेश का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज की। चलिए, तो अब बात करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्जेस की। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है जो चार्ज का, वो ये कि चार्ज जो है वो दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम इन दैट ऑब्जेक्ट, एंड नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। मतलब दो प्रकार का आवेश होता है, धन आवेश, ऋण आवेश। प्रोटॉन की वजह से जो आवेश होगा वो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो आवेश होगा वो नेगेटिव। नंबर 2, जो ये चार्जेस होते हैं इनके अंदर अपने से लाइटर बॉडीज को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी होती है, जिसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ओके, आवेशों के अंदर अपने से हल्की वस्तु को अपनी ओर खींचने की ताकत होती है, जिसको अपन कहते हैं विद्युत। ठीक है, मतलब इनके पास होता है इलेक्ट्रिसिटी। प्रॉपर्टी नंबर 3, अब इस थर्ड प्रॉपर्टी को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। अब देखिए, जो ये चार्ज है, इस दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर चार्ज है तो वो चार्ज पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। अब आप ये सोचिए, अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो क्यों, नेगेटिव चार्ज है तो क्यों? जवाब है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ना हो तो चार्ज नहीं आएगा। ओके, अब आप ये बताइए कि एक ऑब्जेक्ट है ए, एक ऑब्जेक्ट है बी। ए के पास है पॉजिटिव चार्ज, बी के पास है नेगेटिव चार्ज। तो अगर ए के पास चार्ज है पॉजिटिव, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हुए, और बी के पास नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब हुआ इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। ठीक है, अब ए और बी को आपस में आपने रब किया था, तो ए के पास पॉजिटिव, बी के पास नेगेटिव आए। मतलब ए के इलेक्ट्रॉन निकल के बी के पास गए। तो इसका मतलब ये हुआ, अब आपने क्लास 11 में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है, ये नेगेटिव में होता है, प्रोटॉन के ऊपर होता है उतना ही 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का पॉजिटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज बराबर होता है, केवल सिंबल का डिफरेंस है। तो अब अगर हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है यहां से कूद के यहां गए, तो यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन यहां पर बढ़े हैं। मतलब यहां पर टोटल जो चार्ज इलेक्ट्रॉन का कम हुआ है उतना ही इसके पास बढ़ा है। मतलब अगर यहां से मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो इसके पास आया होगा चार्ज +2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम, और इसके पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो उसके ऊपर कितना चार्ज होगा, -2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। मतलब इसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज आया है इसके पास उतना ही नेगेटिव चार्ज आया है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चार्ज है ये एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है। आवेश एक संरक्षित राशि है। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। चार्ज जो है सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। चार्ज कभी भी चार्ज कभी भी ओरिजिन नहीं होता। किसी भी ऑब्जेक्ट में हम चार्ज को पैदा नहीं कर सकते, सिर्फ चार्ज को ट्रांसफर करते हैं। उस ऑब्जेक्ट के पास चार्ज पहले से ही होता है। जैसे यहां पर देखिए, इलेक्ट्रॉन के कम होने की वजह से इसमें प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज हुआ। हमने चार्ज इसको दिया नहीं है, चार्ज इसके पास था। अब वो डेवलप कैसे हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो गए। तो चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से आता है। चार्ज को हम किसी भी बॉडी में जनरेट नहीं कर सकते। ओके, सो चार्ज इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी।
तो थर्ड प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो है वो कंजर्व्ड क्वांटिटी है, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। आवेश इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आता है, इसे हम पैदा नहीं कर सकते, इसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ओके, तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो हम नोट करते चलेंगे, मैं वर्ड्स में बोल रहा हूँ, जो इनको आप पूरा पूरा लिखेंगे प्रॉपर्टीज को। अगली प्रॉपर्टी